नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2001 यानी कि मैथ सेकंड में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। मेरे द्वारा प्रारंभ किए हर वीडियो की पहली मेरी लाइन यानी कि टैग लाइन यही होती है। ये इसलिए कि मुझे विश्वास है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे वीडियोस को क्रमानुसार देखेंगे और स्टार्ट टू एंड देख के अपने नोट बनाएंगे और डिफिकल्टीज व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से सॉल्व करवाएंगे तो वो A+ ग्रेड हासिल करेगा, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर क्यों ना हो। यानी अगर कोई नियमित 1.5-2 घंटे पढ़ाई रोजाना कर ले इस विषय की तो वो कभी फिर तो सोचो बहुत बड़ी बात है। मतलब पास ही नहीं वरना वो A+ ग्रेड ही हासिल करेंगे, फिर तो भूल जाए। जबकि आप सोचेगा ये जो सब्जेक्ट है 2001 इसका लास्ट ईयर रिजल्ट इतना खराब रहा था कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आधे से बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। पेपर बहुत आसान था। कल्पना करो अगर पेपर कठिन हो तो क्या होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को देख के नोट्स बनाओ और समस्याओं का समाधान करवाओ। कोई भी स्टूडेंट जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी है, फीस दे के नहीं भी पढ़ रहा है, तो वो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे भी अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकता है। चलो शुरू करते हैं। ये यूनिट 3 आज इस वीडियो में लगभग खत्म हो जाएगी। सिलेबस के हिसाब से खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ बिंदु और हैं छोटे मोटे, वो हो सकता है कि एक वीडियो और बनाऊं। ये 3C यानी कि यूनिट 3C है और उसका वीडियो नंबर पहला है। एक वीडियो और बनाऊंगा इसका मैं। तब उससे बेसिक बातें, हालांकि बेसिक बातें पूरी हो चुकी है इसके अंदर, ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप, लेकिन एक और बनाना चाहूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में जो सबसे पहले हमें समझना है, इसका जो टाइटल है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस वीडियो का टाइटल है ये, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये जो पेज आप देख रहे हो, ये पेज और अगला पेज, उसमें ये बात चलेगी। वैसे जो ओवरऑल पढ़ना है, ओवरऑल इस वीडियो में वही 4 पॉइंट है। पहला, एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं के मध्य कोण। फिर दूसरा, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं होने की शर्त। दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं उसकी कंडीशन। इसी के अंदर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, दो रेखाएं कब परस्पर लंबवत होती हैं उसकी शर्त। तीसरा, लंब दूरी सूत्र, किसी रेखा पर दिए गए बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। वो लाइन आपको दे रखी है और एक बिंदु दे रखा है, उस बिंदु से उस लाइन पर आपको लंब डालना है परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ कितनी होगी। और चौथा जो पॉइंट लूंगा इस वीडियो में वो है दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये हम 4 बिंदु इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। लेट इट इज थीटा। मान लीजिए दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है। देन आप फॉर्मूला याद रखें, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला जो है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इससे आप थीटा ज्ञात कर लेंगे और वो उन दो लाइंस के बीच में एंगल होगा। यहाँ m1 क्या है? m1 है स्लोप ऑफ लाइन 1। m2 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 2।
लाइन आपको दे रखी होगी तो स्लोप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। और जब स्लोप निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले से आप एंगल निकाल सकते हो। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है आपको, वो ये, आपने tan थीटा निकाला, अगर tan थीटा 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो थीटा जो होगा वो एक्यूट होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। और अगर tan थीटा 0 से छोटा आ रहा है यानी कि नेगेटिव आ रहा है तो थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। यहाँ एक बात समझ लें आप, ये दो रेखाएं हैं, अगर ये एंगल इनके बीच का हम कहते हैं, मान लीजिए 50 डिग्री है, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर मैं कह दूं लाइन 1 है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 है, अगर ये एंगल 50 है तो ये कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होता है 180, 50 घटा दो 130 हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा और ये भी 130 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई स्टूडेंट कहता है सर इन दो लाइन के बीच का एंगल 50 डिग्री है, वो भी सही है। कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है सर वो तो 130 डिग्री है, तो वो भी सही है। कहने का मतलब क्या, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस और आपने जो सूत्र लगाया और नेगेटिव आ गया तो आंसर आएगा 130 डिग्री ऑब्ट्यूस। नेगेटिव आने का मतलब कि अधिक कोण है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, न्यून कोण, तो आप ये जो अधिक कोण आएगा ना 130 डिग्री, उसको जो भी आएगा तो मैंने एग्जांपल दिया है उसको 180 में से घटा के आंसर दे देना है। सपोज करो आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस और आपने सॉल्व किया तो tan थीटा पॉजिटिव आ गया तो एंगल निकलेगा एक्यूट, मान लीजिए निकला 50 डिग्री, पर आपको तो ऑब्ट्यूस निकालना है आंसर, तो 180 में 50 घटा दो 130 आंसर आ जाएगा। जैसा कहे वैसा निकाल सकते हैं, ये बात आपके दिमाग में रखनी है। अब मैं ये फॉर्मूला कैसे बना ये थोड़ा समझा दूं, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल ज्योमेट्री है, तो हो जाएगा। देखिए ये बात समझाने के पहले एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहूंगा। क्लास 8-9 में पढ़ चुके होंगे आप। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल है मान लीजिए 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 40 तो 70 कितने होते हैं 110, ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। भाई 70 140 और 40 180 हो गया ना। और ये एंगल अगर 70 है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 में 70 घटा देंगे, 180 पूरा होता नहीं है, उसमें से 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है, हम ट्राइंगल की किसी एक साइड को आगे बढ़ा दें तो बनता है कौन, बहिष्कोण, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो वो जो होता है अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखेंगे ये 40 और ये 70, इनको जोड़ो कितना आएगा 110, ये हो रहा है। ये चीज मैं काम में लूंगा अभी। अब देखिएगा, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है ना।
ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। अब ये जो एंगल है वो θ1 है और ये एंगल जो है वो θ2 है। लाइन नंबर 2 है ना, इसका एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से θ2, इसका θ1, और इन दो लाइन के बीच का एंगल है वो मैंने थीटा मान लिया। ये कोई एक पॉइंट है जहां से दो लाइनें गुजर रही है और इन दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा है। लाइन नंबर 1 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से θ1 एंगल बनाती है और लाइन नंबर 2 उसी से θ2 बनाती है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दो को ट्राइंगल आप जो दिख रहा है, मान लो इसको मैं ओ कह दूं, इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, तो ट्राइंगल ओ ए बी में ये एंगल कौन सा हुआ? एक्सटीरियर। और अभी जो समझाया मैंने कि 110 जो होता है वो 70 प्लस 40 होता है। तो भाई ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि जो θ1 है वो थीटा प्लस θ2 हो जाएगा। ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है और ये एंगल है एक्सटीरियर बाय ज्योमेट्री। इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब अगर मैं इस रिलेशन से थीटा निकालूं, इसको लेके आ जाओ, तो θ1 माइनस θ2 भाग नहीं हुआ, हो गया। और टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2, इट मीन्स tan थीटा। अब आपको पता है फॉर्मूला tan a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? टेंजेंट a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan θ1 माइनस θ2 है, तो tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। अब ये जो लाइन नंबर 1 है इसका एंगल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से θ1, तो जो m1 है स्लोप ऑफ लाइन 1 वो tan θ1 होगा, एंड m2 स्लोप ऑफ लाइन 2 will be tan θ2 by definition of slope of a line। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 को मैं m1 कह सकता हूँ, tan θ2 को मैं m2 कह सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये रोसा प्रूव हो गया फॉर्मूला। कहाँ समस्या आई है? थोड़ी सी बेसिक जो बात है ज्योमेट्री की वो हमको ध्यान रखनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला था। आपको तो दोनों लाइंस के स्लोप निकाल के ये फॉर्मूला कहाँ में लेना है, tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा आएगा तो थीटा भी आ जाएगा। फॉर्मूला प्रूव मैंने कर दिया। ये पहला पॉइंट इस वीडियो का, दो रेखाओं के मध्य कोण। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो दो लाइंस हैं जिनके बीच का कोण आपने थीटा निकाला है, वो लाइंस कब पैरेलल होंगी और कब परपेंडिकुलर होंगी। तो दूसरा का पहला, पैरेलल लाइंस। देखिए अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये आपस में काटेंगी क्या? क्रॉस करेंगी कभी आपस में? नहीं करेगी। इसका और इनके बीच में एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री वर्ग नहीं हुआ। जब एंगल ही नहीं बनेगा तो थीटा 0 हो गया। ये जो फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा अगर थीटा 0 होगा तो tan थीटा जो होगा वो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 डिग्री 0 ही होता है, तो tan थीटा 0 हो जाएगा। ये tan थीटा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
जीरो को मैं 0/1 भी कह सकता हूँ। आप भी कह सकते हैं साइन 0/cos 0, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m1 माइनस m2 को 1 से गुणा करें तो m1 माइनस m2, और इसको गुणा करेंगे 0 से तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो बताइए m1 m2 बराबर हुए कि नहीं हुए? ये याद रखना, एमसीक्यू ऐसे ही बनते हैं। इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल दे आर पैरेलल। अगर दो रेखाओं के ढाल बराबर हैं तो वो रेखाएं समांतर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन है m1 बराबर m2, यानी दो लाइंस की अगर स्लोप बराबर है तो पैरेलल होंगे। अब दूसरे का दूसरा कौन सा है? परपेंडिकुलर लाइंस, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर में क्या होता है? फॉर्मूला वही काम आएगा tan थीटा का। tan थीटा जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस बार थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा। जब लाइंस होती है परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए जो tan थीटा होगा वो tan 90 हो जाएगा। और tan थीटा जानते हैं sin थीटा बड़ा cos थीटा होता है, तो वो sin 90 बटा cos 90 हो जाएगा। और आप जानते हैं sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1/0। तो tan थीटा कितना आ गया? 1/0। वैसे 1/0 हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ लिखूंगा 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इसको इसे गुणा करेंगे, यानी कि 1 प्लस m1 m2 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 प्लस m1 m2 आएगा ना, और m1 माइनस m2 गुणा करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यानी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का गुणा -1 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस विल बी इक्वल टू -1 इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको कई बार प्रूव करना होता है, प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल, तो आप दोनों स्लोप निकाल के बता दो बराबर है तो पैरेलल हो जाएंगे। प्रूव करना पड़ता है कि प्रूव दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आप दोनों के स्लोप निकाल लो, गुणा करो, -1 आ जाएगा तो कह देंगे परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन आ गई कि अपना समांतर रेखाओं की शर्त और लंब होने की शर्त मैंने आपको बता दी। अब तीसरा, लंब दूरी सूत्र। ये मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ। तीसरा, लंब दूरी सूत्र। लंब दूरी सूत्र, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। देखिए, ये तो है कोई गिवन पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये कोई लाइन है जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस लाइन की है ना, इस लाइन की समीकरण ये है। आपको जब कभी किसी रेखा पर किसी पॉइंट से डालना हो परपेंडिकुलर, लाइन पता करनी हो, तो उस लाइन को पहले तो इस फॉर्म में लाएंगे आप, जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब आप इस रेखा पर इस बिंदु से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये होगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम डी कह देते हैं।
इसको m कह दिया। pm इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p whose coordinates are x1 y1 on a line ax plus by plus c बराबर 0। तो जो d के लिए फॉर्मूला है वो ये है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ये जो ax plus by plus c बराबर 0 है ना, इसमें LHS क्या है, ax plus by plus c। आप क्या करें, LHS में x और y की जगह पर x1 y1 लिख दें, यानी कि ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मॉडुलस ले लें, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी माइनस में नहीं होती है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो इससे आसानी से आप किसी दी गई रेखा पर किसी दिए गई बिंदु से लंब की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। ये फॉर्मूला भी प्रूव किया जा सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ इसको एक पेज में करने की। एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ये। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, और ये जो है ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये मैं प्रूव कर देता हूँ भाई, आसान है। देखिएगा, हमने पहले तो ये एक्सिस बनाई, फिर ये कोई लाइन बनाई, फिर ये कोई पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। हमें ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमें इस लाइन पर इस पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता करनी है। ये डाला मैंने परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है ये d। अब आप क्या करें, ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये x एक्सिस को यहाँ काटती है, इस पॉइंट को a कह देंगे। y एक्सिस को यहाँ काटती है, इस पॉइंट को b कह देंगे। अब आप क्या करेंगे कि p को b से मिला देंगे पहले तो, और p को a से भी मिला देंगे। कोई समस्या नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा कि दूरी ए बी ज्ञात कर लूं कैसे भी करके, डिस्टेंस ए बी। लेकिन वो कब पता पड़ेगी, जब मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे पता करूं, बड़ा आसान है। ए पॉइंट किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। ये जो आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो लाइन है, अगर आप एक्स एक्सिस पे बिंदु ए ज्ञात करना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो वाई बराबर 0 पुट कर दो आप। जैसे ही वाई 0 पुट करोगे तो ए एक्स प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई 0 हो गया ना, इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए एक्स बराबर माइनस सी होगा, एक्स बराबर माइनस सी अपॉन ए। तो ये जो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। ये एक्स और ये वाई 0 है ना। इसी तरह से अगर आप एक्स को 0 करते हैं, इसी इक्वेशन एक्स 0 करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा ना, प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। इससे y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन बी। और एक्स 0 कहाँ होगा? y एक्सिस पर। y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x तो 0 है, y कितना है अभी माइनस सी अपॉन बी। माइनस सी अपॉन बी। y आ गया। तो मुझे b के भी कोऑर्डिनेट पता हो गए और a के भी कोऑर्डिनेट पता हो गए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में a भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे a भी? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस सी बाई ए x2 माइनस x1 0, तो माइनस सी बाई ए माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस सी बाई बी होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए माइनस 0, तो माइनस सी बाई ए रहेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी रहेगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ जाएगा सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये कुछ आप लोग इसमें भ्रमित मत होना, ये मैंने ए बी लिखा ना, तो ए बी एक्चुअली ये पॉइंट्स हैं। और यहाँ ये ए बी पॉइंट नहीं है, यहाँ ए बी ये ए और बी है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने भी ध्यान रखना था। मैंने क्यों इसको ए बी माना, मुझे इसको कुछ और मानना था, पी क्यू मान लेना था। लेकिन जो भी हो आप ध्यान रखें। आप ए बी का मतलब हमारा ये डिस्टेंस ए बी से है, और यहाँ जो ए बी आ रहे हैं ना वो इस इक्वेशन की ए और बी है। सी स्क्वायर रूट में है ना, बाहर निकालेंगे तो सी हो जाएगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे में आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग लगाएंगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ए बी होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ए बी से मतलब ये डिस्टेंस ए टू बी है, और ये जो ए बी है वो दरअसल ए का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट है, बी का मतलब वाई का कोएफिशिएंट है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये आपके डिस्टेंस आ गए, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू डी है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिएगा, आप जानते हैं ना किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की इस ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस ये AB है कि नहीं है, हाइट इसकी डी है कि नहीं है। लेकिन मैं ट्राइंगल PAB का एरिया किसे निकालूंगा? फॉर्मूला याद करो जरा, आपको याद दिला दूं। फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर कोई ट्राइंगल है ABC, ए है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी बेस पर अगर मैं ट्राइंगल PAB का
एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। इसको मान लो x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसमें एरिया का? हाफ x1, तो x1 तो इसका x1 ही है, इंटू y2 माइनस y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, y2 माइनस y3, y2 कितना है माइनस सी अपॉन बी, y3 कितना 0, तो माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी माइनस 0। ये बी जो है ना वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाला बी है, प्लस फिर क्या होता है x2, x2 तो इसके अंदर 0 है, तो 0 इंटू, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा, तो लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मूले के हिसाब से x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 0, y1 है y1, 0 माइनस y1, प्लस x3, x3 कितना है माइनस सी अपॉन ए, तो माइनस सी अपॉन ए, प्लस तो करना ही पड़ता है, फॉर्मूले में प्लस होता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो y1 तो है y1 ही है, और y2 है माइनस सी अपॉन बी, तो y1 माइनस y2 करो तो प्लस सी अपॉन बी हो जाएगा, टू हाफ इंटू ए बी इंटू डी। अब देखिएगा ये हाफ से हाफ तो कट जाएगा, दोनों और आ रहा है, ये क्या होगा x1 इंटू माइनस सी अपॉन बी, तो 0 तो कुछ भी गुणा करो 0 रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस सी अपॉन ए इंटू y1 प्लस सी अपॉन बी इजिकल टू ए बी, और ए बी मैं निकाल चुका हूं, देखिएगा ये रहा ए बी, देख रहा है आपको, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये भी है ना, ये है, ये तो कभी निकाला था मैंने, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू डी। अब ये हो जाएगा माइनस सी x1 अपॉन बी माइनस सी अपॉन ए, और यहां मैं बी एलसीएम ले लूंगा, इसको y1 अपॉन 1 मान लेता हूँ, बी एलसीएम आ जाएगा, बी में 1 का भाग लगाएंगे बी इंटू y1, तो बी y1 हो जाएगा, बी में बी का भाग एक बार इंटू सी, तो सी हो जाएगा, इजिकल टू सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू डी। अब देखिए यहाँ तो बी और यहाँ ए बी है, तो इसका एलसीएम ए बी आ जाएगा, ए बी को भाग लगाएंगे बी से बी कट जाएगा, ए आएगा, तो माइनस ए इंटू सी इंटू x1, ए बी को बी से भाग लगाया बी कट गया, ए आया उसको इससे गुणा कर दिया, और माइनस ये देखो ए बी है, और ए बी में ए बी को भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये गुणा करना पड़ेगा ना, तो माइनस सी इंटू बी y1 प्लस सी इजिकल टू सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू डी। अभी ए बी से भी कट गया, तो वो है माइनस ए सी इंटू x1 माइनस बी सी इंटू y1, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा आपके सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। अच्छा आप नोट कीजिएगा,
सी सब में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सी कॉमन ले लें, बल्कि माइनस सी कॉमन ले लें, माइनस भी आ रहा है ना सब में, माइनस सी कॉमन लेते, क्या हो गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मैंने माइनस सी कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। अब ये सी से सी कट गया, ठीक है, हमें चाहिए डी, तो डी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब बताइए डी क्या हो जाएगा जो हमको निकालना है, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस समझ लेते हैं मॉडुलस के अंदर, वैसे भी रूट करते हैं ना तो प्लस माइनस आता है तो माइनस काट देंगे, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती है, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस तो खैर लेंगे लेंगे, मैंने माइनस को हटा दिया है, क्योंकि माइनस अगर आ भी जाएगा तो उसका मॉडुलस प्लस में होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, डिराइव करना आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैं वहां जरूर कोई चीज प्रूव किया करता हूँ जहाँ लगता है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इजीली होने से, वरना तो मैं नहीं करता इसको। अभी ये जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया, ये वाला, ये वाला, कि किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन से डालेंगे परपेंडिकुलर, तो उसकी जो लेंथ होगी डी, उसका फॉर्मूला ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने 2 पेज में फॉर्मूला प्रूव कर दिया। आपको मेरी राय है, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप फॉर्मूला याद कर ले, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए चाहे तो समझ ले, वरना इसके प्रूव आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन मैंने मेहनत की है तो देख ले आप, मुश्किल कहाँ है ये, आपके सामने किया सब कुछ मैंने। अब इस वीडियो का आज का अंतिम भाग करने जा रहे हैं। ये लंब दूरी सूत्र मैंने निकाल दिया ना। अब चौथा, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखिए अगर ये एक लाइन है और ये इसके पैरेलल लाइन है, एक बात पक्का समझो, अगर ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 है, ये जो लाइन होगी वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट बदल जाएगा, C2 हो जाएगा। बाकी तो क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी। याद करो स्लोप का फॉर्मूला, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बटा वाई का कोएफिशिएंट, और इसका भी माइनस ए अपॉन बी होगा, तो स्लोप बराबर लाइन पैरेलल हो गई। तो लाइन अगर पैरेलल होती है तो वो ए एक्स प्लस बी वाई सेम रहेगा, प्लस C1 उसमें अलग, इसमें C2 अलग, और इनके बीच की जो दूरी है ये हमको निकालनी है, ये डिस्टेंस डी, ये वाली, ये निकालनी है मेरे को डी। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसका, डी इज इक्वल टू, आप C1 में से C2 घटा दो, C1 में से C2 घटा दो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, बस ये फॉर्मूला है। कितना आसान है बताइए। उसको मॉडुलस ले लें आप, अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो प्लस में लिया जाएगा।
ये फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करें? तो आप एक बात समझें, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो आप अगर इस पॉइंट पर कोई सा, इस लाइन पर, सॉरी, इस लाइन पर कोई सा पॉइंट ले लो, इस लाइन पर कोई सा पॉइंट ले लो और उससे डालो इस लाइन पर परपेंडिकुलर, वो जो लेंथ होगी वो तो डी होगी। तो डी इज इक्वल टू भी कह सकते हैं, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं अब। डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन, ये मैं इसको लाइन 1 कह देता हूँ, L1, इसको L2 कहता है, लाइन 2, ऑन लाइन L1 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 ऑन लाइन 1 ऑन लाइन L2, यानी L1 लाइन के किसी भी पॉइंट से हम डालेंगे परपेंडिकुलर L2 पर, वो लेंथ ऑफ, वो आएगा जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो दो लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हो जाएगी। अब इस लाइन पर मैं पॉइंट कैसे मानूं? कोई भी पॉइंट तो इनफाइनाइट होता है ना। चलो कोई भी लाइन होगी तो जरूर एक्स एक्सिस को काटेगी, वाई को काटेगी। हम ऐसा करते हैं कि एक्स एक्सिस को जब ये लाइन काटती है कहीं पर भी, तो वहां पे वाई जीरो होता है ना, याद कीजिए, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है। अगर मैं इस लाइन में वाई को जीरो कर दूं उस समय के लिए, तो ए एक्स प्लस सी वन बराबर जीरो हो जाएगा, वाई तो जीरो हो गया ना, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सी वन अपॉन ए। तो माइनस सी वन अपॉन ए कॉमा जीरो, ये डेफिनेटली एक पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, डेफिनेटली। अगर आप इस लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह पे माइनस सी वन अपॉन ए लिख दें और वाई की जगह पे जीरो लिख दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस लाइन पर, इस पॉइंट से इस लाइन पर डालूंगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये डी हो जाएगा, डी। और लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये मेरे पास शॉर्ट में लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, आपने मैंने प्रूव किया था। तो देखिएगा ए एक्स वन, देखिए ए तो ए है इसके अंदर, और एक्स वन मतलब ये माइनस सी वन अपॉन ए, ये है एक्स वन वाई वन, हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, तो बी वाई वन है जीरो, प्लस सी, सी है यहाँ पे सी टू, देखा ना फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी वन प्लस सी, इसमें सी टू है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ पर ए और बी ही है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ ए से ए कट गया, तो ये माइनस सी वन आया, ये तो जीरो है, और प्लस सी टू आया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ये सी वन माइनस सी टू हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव हो गया। लेकिन हम तो हमेशा मॉडल लेते हैं ना, तो हम कह देंगे डी इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस कभी होता ही नहीं है ना, ये देखो हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया, कितना आसान हो गया, वेरी सिंपल। अब मैं कुछ छोटे छोटे
कुछ क्वेश्चंस एक आध और कर देता हूँ इसके ऊपर, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये एक पेज और ले लेते हैं, वीडियो नंबर 1, पेज नंबर 7, एक्सरसाइज 3C, मतलब यूनिट 3C, 2001 मैथ सेकेंड, डिप्लोमा सेकेंड सेम। और ये आपके टॉपिक जो चल रहा है वो तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब देखिए, आपको समझाने के लिए मैं कुछ पेज मैंने ऑलरेडी बना रखे थे यहाँ पे, ये पेज मैंने बना रखे थे ऑलरेडी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ बना के। आपसे कहा जाएगा जैसे 4x + 3y -10 = 0, और दूसरी जो लाइन है वो है, मान लीजिए 4x + 3y प्लस मान लीजिए इसको मान लेते हैं 15, चलो, बराबर 0। फिर नंबर 2 लाइन। अच्छा, 2 लाइन्स पैरेलल है भाई, क्यों? यहाँ भी 4x + 3y, यहाँ भी 4x + 3y है। हमें इन 2 लाइन्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल का ही सिंबल होता है 2 लाइन से, पैरेलल लाइंस 1 and 2। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 and 2, D = क्या फॉर्मूला होता है? C1 - C2 / √a² + b²। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। नाउ व्हाट इज A? 4। व्हाट इज B? 3। व्हाट इज C1? -10। and what is C2? +15। Okay, it means D = C1 - C2। C1 कितना है? -10, माइनस C2 कितना है? 15 अपॉन √a² + b²। ए और बी कितने? 4 और 3, तो 4² + 3²। इसका मॉडुलस ले लेंगे। -10 -15 हो जाएंगे -25। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25 का रूट 5 होता है। 25 / 5 5, -5, और -5 का मॉडुलस +5 ये होता है, तो 5 यूनिट्स। ये हमारा, आप एग्जाम जब सॉल्व करते हैं ना, इसको केवल 5 लिख दें या फिर 5 यूनिट्स, लेकिन कभी भी गलती से 5 मीटर 5 सेंटीमीटर मत लिख देना। आप 5 लिख दे, कोई गलत नहीं करेगा, या सबसे अच्छा होगा 5 यूनिट्स, 5 इकाई। ये समझ आ गया आपको? कितना सिंपल है। एक लास्ट और कर लेते हैं। 5x - 2y = 12, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी जो है वो 15x - 6y, 15x - 6y = 40।
ये दो लाइंस पैरेलल है। आप कहेंगे कैसे पैरेलल सर, यहाँ तो 5 - 2 है, यहाँ तो 15 - 6। अरे भाई रेशियो बराबर है, 5/15 करो 1/3 आएगा, और -2/-6 करो 1/3 ही आएगा, इसलिए पैरेलल है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा हमें पता करना डिस्टेंस डी बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 and 2, ये हमको पता करनी है। तो 1 तो भाई वही है 5x - 2y, 12 से लिया हो, -12 बराबर 0। अब 2 में क्या है, मैं इस 15 को 5 बना सकता हूँ अगर 3 से भाग लगा तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन। एक काम करते हैं, यहाँ कुछ समय के लिए मैं इसको 42 कर देता हूँ, ये अपने कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। मैं इसको 42 कर देता हूँ, हमें तो बात मतलब समझ, इसको यहाँ भी मैं माइनस कर देता हूँ, -42 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से, तो 15/3 कितना होता है 5x, माइनस 6/3 कितना होता है 2y, बराबर 3 से भाग लगा रहा हूँ, तो 42/3 कितना होता है 14, तो -14 आएगा, इधर आके करेंगे +14 हो जाएगा, बराबर 0। इसको मैं 3 कह देता हूँ। मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि 3 का भाग लगा दिया, 5x - 2y इजिकल टू -14, इसको इधर लिया +14 हो गया। अब देखिए सेम हो गया ना, अब a कितना है 5, b कितना है -2, c1 कितना है -12, c2 कितना है 14। लगा दो फॉर्मूला, c1 - c2 अपॉन √a² + b² का मॉडुलस, इट मींस d इज इक्वल टू c1 - c2, कितना है c1 -12 -14 √a² + b², यानी कि 5² प्लस -2 का स्क्वायर मॉडुलस। ये हो गया माइनस का 26 बटा √25 + 4। अब डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, तो प्लस ले लेंगे, 26 25 4 29 √29 यूनिट्स, ये आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है। तो मैंने आपको जो कुछ कराया है इस वीडियो के अंदर, वो लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया 3rd यूनिट का। अब अगले जो वीडियोज मेरे होंगे 3B में, और ये अपना वीडियो नंबर 1 ही है, एक वीडियो मैंने काफी काम कर दिया है, वीडियो नंबर 1 ही है, और ये आपके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं। पेज 8 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सभी पॉइंट मैंने आपको, आप देख रहे होंगे जितने पॉइंट लिखे मैंने, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये कंडीशंस, लंब दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये आपके सिलेबस के हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट और हैं अभी जो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हमको लगता है कि सिलेबस नहीं, लेकिन वो कंसर्न होता है, तो मैं कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थ्योरी पूरी हो जाएगी इस वीडियो में जो कराई वो, और अगले वीडियो में जो कराऊंगा वो। उसके बाद जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं अपनी ओर से कुछ सवाल कराऊंगा, फिर आप जो मुझे समस्या पूछेंगे ना,
अपने आप करके वो मैं सॉल्व करूंगा. इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.